देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमको उपसह संयोजक यौगिक में अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है द्विक लवण, डबल सॉल्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं द्विक साल्ट, कि ये क्या होते हैं। याद रखिएगा, ये योगात्मक यौगिक होते हैं। जो आपके पास द्विक लवण होते हैं, डबल सॉल्ट होते हैं, योगात्मक यौगिक होते हैं। योगात्मक यौगिक का मतलब होता है दो या दो से अधिक सिंपल कंपाउंडों से मिलकर बनने वाला कंपाउंड। तो योगात्मक यौगिक की मीनिंग आपको समझ में आ गई। योगात्मक यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट से मिलकर बनने वाले यौगिकों को क्या बोलते हैं भैया? हम लोग बोलते हैं द्विक लवण। जो केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। जो केवल किस अवस्था पे स्थायी होते हैं भैया? ठोस अवस्था पे। परंतु जल या अन्य विलायकों में घोलने पर ये अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं तथा उन सभी आयनों का परीक्षण भी देते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। तो द्विक लवण आपका क्या होता है ये आपको पता चल चुका होगा कि ये आपकी योगात्मक यौगिक होते हैं। कैसे यौगिक होते हैं भैया? योगात्मक यौगिक होते हैं। और जो आपका स्थायी होते हैं, केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, परंतु अगर इसको जल या किसी अन्य विलायक में डाल दिया तो ये अपने आयनों में टूट जाता है और वो जो आयन होते हैं वो अपना परीक्षण भी देते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो पहले द्विक लवण बनेगा कैसे, इसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए कल के दिन आपने पोटेशियम क्लोराइड को ले लिया, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम क्लोराइड से करा दी और इसमें 6 मोल वाटर डाल दिया। ये तीनों आपस में कंबाइन करते हैं। तीनों कंबाइन करके जो कंपाउंड बनाएंगे उसका नाम होता है KCl.MgCl2.6H2O। इसको हम लोग बोलते हैं कार्नालाइट। कार्नालाइट बोलते हैं। तो आपके जो सिंपल, मैंने बताया ना, दो या दो से अधिक सिंपल कंपाउंडों के जो एडिशन से कंपाउंड बनते हैं उसको द्विक लवण। ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। सिंपल कंपाउंड मिले और एक आपका योगात्मक, सबको जोड़ लिया तो ये आपका द्विक लवण हो गया। अब अगर हमने कल के दिन इसको वाटर में डाल दिया, किसमें डाल दिया भैया? वाटर में, तो ये अपने अपने आयनों में टूट जाएगा। जैसे टूट जाएगा K+ एक्वस में, साथ में Cl- एक्वस में टूट जाएगा, फिर टूट जाएगा Mg+2 एक्वस में टूट जाएगा, और वाटर की कोई बात नहीं। इस तरह से टूट जाएगा नहीं टूट जाएगा, आप इसको पहले देख लीजिए। समझ में आ गया? ठीक है, इसको नोट करिए। मैं एक एग्जांपल में आपके लिए और दे देता हूं। ओके, अब देखिए अगले एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, कल के दिन मान लीजिए K2SO4 की रिएक्शन हम लोग करा दें Al2SO4 का होल ट्राइड प्लस 24H2O, इनको डाल दें। अब देखिए ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल। अगर ये तीनों के तीनों आपकी क्या हो जाए? ऐड हो जाए। ऐड हो कंपाउंड बनाएंगे K2SO4 डॉट Al2SO3 का होल ट्राइड डॉट 24H2O। इसको हम लोग बोलते हैं एलम, जिसको आप लोग फिटकरी बोलते हैं, एलम या पोटास एलम। एलम नाम दे दीजिए, या इसी का नाम होता है पोटास एलम। पोटास एलम। अगर कल के दिन इसको किसी विलायक या वाटर में आपने डाल दिया तो ये अपने आयन में टूट जाएगा। आयन कौन कौन से मिलेंगे देखिए भैया? K+ एक्वस में मिलेगा, और क्या भैया? SO4-2 मिलेगा, SO4-2 एक्वस में मिलेगा, और क्या यहाँ से आपको Al+3 एक्वस मिलेगा। ये देखिए ये अपने आयनों में विभक्त हो गया। तो ये आपकी डिफिनीशन हो गई द्विक लवण या डबल सॉल्ट किसे कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये योगात्मक यौगिक होते हैं। द्विक लवण क्या होते हैं? लास्ट बार आप सुनिएगा, ये आपकी योगात्मक यौगिक होते हैं। दो या दो से अधिक सिंपल कंपाउंडों के एडिशन से बनते हैं, स्थायी होते हैं, और अगर आपने इनको किसी जल या विलायक में डाल दिया तो उसमें डालने पे ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और वो आयन अपना परीक्षण भी देते हैं। ऐसे कंपाउंडों को द्विक लवण कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं आगे। देखिए बोर्ड में कई बार क्या होता है, वो हमसे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछ लेता है द्विक लवण और आपके उपसह संयोजक यौगिकों में अंतर क्या होता है। वो आपसे बोर्ड में पूछ लेता है कि आपके द्विक लवण तथा उपसह संयोजी यौगिकों में क्या अंतर होता है या क्या डिफरेंस होता है। तो द्विक लवण और उपसह संयोजक यौगिकों में अंतर लिखना, तो एक तरफ हम टेबल में लिख लेंगे द्विक लवण और एक तरफ टेबल में लिख लेंगे उपसह संयोजी लवण। तो द्विक लवण क्या होता है? अभी आपने डिफिनीशन पढ़ी। द्विक लवण केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, क्योंकि जल में जैसे ही आपने इसको डाला तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। जबकि जब मैंने आपको उपसह संयोजी यौगिक की लवण की आपको परिभाषा लिखाई तो वहां पे लिखाया था कि ये ठोस तथा विलयन दोनों अवस्थाओं में स्थायी होते हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि जो आपके पास द्विक लवण है वो केवल ठोस अवस्था पे स्थायी है, और जो आपके पास उपसह संयोजक यौगिक है वो ठोस तथा जलीय विलयन की अवस्था दोनों में स्थायी है। दूसरा पॉइंट देखिए,
द्विक्लमण, इनके गुण अवयवी आयनों के गुणों के समान होते हैं। जो द्विक्लमण होते हैं, जो इसमें अवयवी आयन जो जुड़े हैं, द्विक्लमण की वही प्रॉपर्टी होती है, ये वही गुण होते हैं जो आपके अलग अलग आयनों की होगी जो इनमें जुड़े होंगे। जबकि उपसह संयोजक इनके गुण अवयवी आयनों से भिन्न होते हैं, मतलब जो आयन उपसह संयोजक यौगिक में आए हैं उन आयन की प्रॉपर्टी अलग होगी और कंपाउंड बनने के बाद उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। थर्ड और लास्ट पॉइंट क्या है, इसमें केंद्रीय धातु आयन नहीं होता। जो द्विक्लमण होते हैं इसमें कोई भी सेंट्रल मेटल एटम नहीं होती, केंद्रीय धातु आयन नहीं होता। जबकि जो आपका उपसह संयोजक यौगिक होता है इसमें केंद्रीय धातु आयन होते हैं। उपसह संयोजक में केंद्रीय धातु आयन होते हैं। ये आपके 3 डिफरेंस हो गए। बोर्ड के लिए 2 मार्क्स पे पूछा जाएगा, 3 डिफरेंस आप लिख देंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अगला जो आपको टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है धात कीटेल या कीटेल यौगिक किसे कहते हैं। धात कीटेल या कीटेल यौगिक किसे कहते हैं, जब बहुदंती लिगेंड, बहुदंती का मतलब मुख्यतः जो आपका मेनली द्विदंतित वाला ही मिलेगा, केंद्रीय धातु आयन से जुड़कर सकुल यौगिक बनाता है तो ये यौगिक कीटल कहलाते हैं। कुल मिला के ये है कि जब आप किसी लिगेंड को मेटल के साथ ऐड करें और अगर वो रिंग बना रहा है तो उस चीज को बोलते हैं धात कीटल। जब बहुदंती लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से जुड़कर सकुल यौगिक का मतलब होता है रिंग का बनना। किसका बनना, एक रिंग बनना, क्लोज स्ट्रक्चर बनना, तो ये यौगिक कीटल कहलाते हैं। इसमें विषम चक्रीय रिंग पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास लिख के दिया हो CuEn का होल ट्वाइस +2। अब कल के दिन मैंने इसको आपको बताया था, ये Cu है +2 चार्ज है। En का स्ट्रक्चर मैं आपको बता ही चुका हूं कैसा होता है। क्या En का पूरा स्ट्रक्चर ये होता है और इसने अपने रोल पर इसको दिया, इसने दी। देखिए क्या यहाँ से एक रिंग बन गई, बिल्कुल, और 2 En लगे, एक En तो ये हो गया, क्या अगला En ये होगा। देखिए ये स्ट्रक्चर बना, तो जब हमने स्ट्रक्चर देखा तो 2 रिंग बन गई, एक रिंग ये बन गई और एक रिंग बन गई। अगर किसी उपसह संयोजक यौगिक का स्ट्रक्चर बनाते समय उसमें रिंग का फॉर्मेशन हो जाए, किसका फॉर्मेशन हो जाए, रिंग का, तो उसे क्या बोलते हैं, धात कीटल या कीलेट यौगिक बोलते हैं। धात कीलेट या कीलेट यौगिक बोलते हैं। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, इसको नोट करिए। अब हम पढ़ेंगे वार्नर थ्योरी, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 12 बोर्ड के लिए। इतना कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ने, अब जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम होगा क्या, वार्नर थ्योरी के विषय में हमको पढ़ना है। इसको नोट करिए, चलते हैं वार्नर थ्योरी की तरफ। देखिए अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो हमको पढ़ना उपसह संयोजी यौगिकों के लिए बर्नर का उपसह संयोजकता सिद्धांत। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके बोर्ड के लिए। ठीक है, पढ़ना क्या है, उपसह संयोजी यौगिकों के लिए बर्नर का उपसह संयोजकता का सिद्धांत क्या था, इस चीज को हमको पढ़ना है। उपसह संयोजी, देखिए मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ। उपसह संयोजी यौगिकों के गुण की व्याख्या करने के लिए वर्नर ने एक सिद्धांत दिया था जिसे वर्नर का उपसह संयोजकता सिद्धांत कहते हैं। इसके प्रमुख बिंदु इस तरह हैं। उपसह संयोजिक यौगिकों की, जो आपके यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए आपके वर्नर ने एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी के पॉइंट कुछ इस प्रकार से, उन्होंने पहला पॉइंट ये बताया था कि उपसह संयोजी यौगिकों के केंद्रीय परमाणु में 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। जो उपसह संयोजी यौगिक के केंद्रीय परमाणु होते हैं उसमें 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, जिसमें से पहले का नाम होता है प्राथमिक संयोजकता और दूसरे का नाम होता है द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता ऋणावेशित परमाणुओं या समूहों द्वारा संतुष्ट होती है। जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो क्या होती है भैया, ऋणावेशित परमाणुओं या समूहों द्वारा संतुष्ट होती है। जबकि अगर हम बात करें द्वितीयक संयोजकता की, तो द्वितीयक संयोजकता धनावेशित, ऋणावेशित या उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट, वो किसी भी तरह से संतुष्ट हो सकती है यदि संयोजकता आयनिक होती है। जो आपकी प्राथमिक संयोजकता है वो आयनिक होती है, और जबकि द्वितीयक संयोजकताएं जो होती है वो अनायनिक होती हैं। समझ में आ गई। चारों पॉइंट, 4 पॉइंट में आपको ये अभी 2 पॉइंट और मैं उनको लिख दे रहा हूं। उन्होंने ये बताया, पहला पॉइंट ये बताया था कि उपसह संयोजक यौगिक का जो केंद्रीय परमाणु होता है उसमें 2 तरह की संयोजकताएं पाई जाती हैं, प्राथमिक संयोजकताएं एंड द्वितीयक संयोजकताएं। प्राथमिक संयोजकताएं जो है वो ऋणावेशित आयनों द्वारा सेटिस्फाई होती है, संतुष्ट होती हैं। जबकि जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो आपके पॉजिटिव, निगेटिव या फिर उदासीन किसी भी तरह के समूहों द्वारा संतुष्ट हो सकती है। प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है जबकि द्वितीयक संयोजकता अनायनिक होती है। इतने आपके 4 पॉइंट इनको लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट और मैं लिख देता हूं कुछ, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए वर्नर थ्योरी का अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है, प्राथमिक संयोजकता को ठोस रेखा द्वारा जबकि द्वितीयक संयोजकता को बिंदुमय रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
जो वार्नर रहे हैं उन्होंने ये बताया था कि जो प्राथमिक संयोजकता है उसको आप ठोस लाइन के द्वारा, रेखा के द्वारा डिफाइन करिए, और जो द्वितीयक संयोजकता है उसको बिंदुमय रेखा द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, द्वितीयक संयोजकता केंद्रीय धातु आयनों के चारों ओर रिक्त स्थान में परिभ्रमण करती रहती, मतलब घूमती रहती, फिक्स नहीं है कि द्वितीयक संयोजकता कोई कहाँ पे लगाना है, वो पूरी तरह से आपकी रिमूवल होती, पूरी तरह से घूमती रहती, कहीं पे भी आ सकती है चारों तरफ में। उप सह संयोजी यौगिकों के जैव निकायों में उपयोग, जैव निकायों में क्या उपयोग होते हैं इस बात को देखना है। उप सह संयोजी यौगिकों में जैव निकायों के प्रमुख कार्य, देखिए ये 3 प्रमुख कार्य होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में यूज किया जाता है, ऑक्सीजन के वाहक के रूप में यूज किया जाता है, विटामिन B12 में यूज किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण में कैसे यूज होता है, देखिए क्लोरोफिल मैग्नीशियम का उप सह संयोजी यौगिक है। जो क्लोरोफिल होता है वो मैग्नीशियम का उप सह संयोजी यौगिक है, जो पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, जो पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 गैस H2 से रिएक्शन करके ग्लूकोज बना देती है। क्या बना देती है भैया, ग्लूकोज बना देती है, और साथ में ऑक्सीजन गैस बना देती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है आपकी जो पौधों के अंदर होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, मैग्नीशियम का उप सह संयोजी यौगिक होता है। ठीक है, आज का वीडियो यही तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम ऑक्सीजन के वाहक के रूप में और विटामिन B12 के रूप में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इसी टॉपिक का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, समवायता। तो आज का जितना भी कुछ आपको पढ़ाया गया उम्मीद करते हो आपके समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।